नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता। हमारे साथ यहां पर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और गंगानगर कमोडिटी के अमित खरे। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। उठापटक वाला बाजार है और आज यूएस के जीडीपी नंबर्स आने हैं और कल पीसी इंडेक्स नंबर्स आने हैं, जहां से बाजार फर्दर क्यूज अब लेता हुआ नजर आएगा। नवनीत, पहले तो दोनों ही डेटा से क्या एक्सपेक्टेशन है और अब यहाँ पर सोने चांदी में क्या करने की राय है? मनीषा जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि एक बड़ी रैली के बाद में कंसोलिडेशन का रुख थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में आते हुए नजर आ रहा है। बट वोलेटिलिटी काफी एक्सट्रीम है। निचले लेवल से अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए देखे जा रही है और ऊपरी लेवल पे कैप भी बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि डेटा एक इंडिकेटिव फैक्टर रहेगा जहाँ पे प्राइसेस को एक नई दिशा मिल सकेगी। लार्जली बायस शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव है और मुझे लगता है कि $2340 फिर से निकाल के ऊपर जाना थोड़ा सा एक डिफिकल्टी हो सकती है। तो मैं 71,200 के आसपास गोल्ड प्राइसेस मिले तो सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। नीचे में आप 70,700 70,200 तक के भी स्तर देखेंगे। वोलेटिलिटी हाई रहेगी तो आप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करेगा। साथ ही साथ चांदी में हमने देखा है कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में एवरी ऑल्टरनेट डे एक पॉजिटिव नेगेटिव रुझान देखने मिल रहा है, जिसके चलते चांदी में भी वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है। मेरे हिसाब से चांदी जब तक 81 400 500 का लेवल करंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पार करता तब तक थोड़ा सा दबाव में रह सकता है और वापस एक बार 80,000 के नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल लार्जर ट्रेंड अभी भी बहुत पॉजिटिव है, तो अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेंड मिस करना है तो किया जा सकता है। लार्जर ट्रेंड पे फोकस किया जा सकता है बाय ऑन डिप। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1-2 दिन में थोड़ा सा करेक्शन पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो नियर टर्म में हल्की सी गिरावट है। अगर आप ना भी बेचना चाहें तो निचले स्तरों पर एक्यूमुलेट करें, क्योंकि लंबा जो ट्रेंड है वो अभी भी ऑन द पॉजिटिव साइड है। साथ ही यहाँ पर एक नवनीत राय मेटल्स पे लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पिछले 1-2 दिन की मुनाफा वसूली के बाद थोड़ी सी बाइंग फिर से लौटते हुए देखी है, स्पेशली कॉपर में, जहाँ पर फंडामेंटल्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। चार्ट्स भी थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। वेल, टेक्निकल पैरामीटर्स तो जरूर एक तेजी का रुख इंडिकेट कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ में हमें फंडामेंटल भी बहुत बदलाव आते हुए देखे, जहाँ पे चाइना के जो आंकड़े वो थोड़े से बेहतर नजर आए हैं। डॉलर इंडेक्स में एक स्टेबिलिटी का माहौल देखने मिल रहा है। 106 105-50 के बीच में स्टेबल हो गया है। और उसके साथ साथ इन्वेंट्री लेवल जो है वो वापस डिप्लीट होने लग गए हैं। कैश टू 3 मंथ जो एक स्टीप डिस्काउंट में आ गया था वो भी रिबाउंड करता हुआ नजर आया। तो ऑल इन ऑल सारे फैक्टर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कॉपर में एक पॉजिटिव रुझान डेवलप हो सकता है। बट मनीषा जी, करीब करीब 13 से 14% की रैली हमने 1 से 1.5 महीने में देखी है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट है कि $10,000 का स्तर इतने इजीली पार नहीं होगा। उसके लिए थोड़े से और कैटलिस्ट चाहिएंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी तो जरूर रहेगी, बट ऊपरी लेवल्स में यानी कि 855 858 के आसपास थोड़ा सा इसमें दम भी निकल जाएगा, ये पॉसिबल हो सकता है। अमित, आप कैसे देखते हैं ऑन चार्ट्स मेटल प्राइसेस? बेस मेटल्स में स्पेशली जिस तरह का सपोर्ट हमने आता हुआ देखा है और अभी भी जिस तरह का रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल ऑन द हायर साइड है। जी मनीषा जी, बेस मेटल का चार्ट काफी अट्रैक्टिव अभी भी नजर आ रहा है। कॉपर स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आज ही एक फ्रेश हाई इसने बनाया है 850 के ऊपर का। तो मुझे लगता है 850 851 थोड़ी गिरावट पे इस पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। ₹847 का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है ₹860 तक के टारगेट आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। जिंक की अगर मैं बात करूं तो 250 के आसपास मई वाला जिंक में फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। ₹248 का स्टॉप लॉस लगाकर 254 तक के टारगेट जिंक में भी रखे जा सकते हैं। ऑल राइट, तो अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जिंक और कॉपर दोनों में ही है। खरीदारी के टारगेट्स दिए गए हैं। जिंक स्पेशली आज का आउट परफॉर्मर है मेटल्स में। अगर देखा जाए तो 2% की तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार, और इसके बावजूद है जब इंटरनेशनल लेड और जिंक एसोसिएशन ने कहा है कि स्टडी ग्रुप ने कहा है कि इस साल जिस तरह का सरप्लस है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है जिंक और लेड दोनों में। उसके बावजूद भी हमने देखा है यहाँ पर खरीदारी दोनों ही जगहों पर लौटती हुई। बात अब यहाँ पर एनर्जी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 एक रेजिस्टेंस बनता हुआ अब नवनीत नजर आ रहा है। वेल, डेफिनेटली 90 91 एक काफी क्रिटिकल लेवल है, जिसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होने के लिए काफी कैटलिस्ट लगेंगे। हमने वॉर एक्टिविटी तो देखी है, बट थोड़ी सी थमती हुई या कूल ऑफ होती हुई नजर आई है। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से कुछ कुछ जो डेवलपमेंट हमने लास्ट 2 दिन में रिपोर्ट किया उसका कुछ खास एक्शन मुझे लगता नहीं कि ना कि गोल्ड सिल्वर प्राइसेस और ना कि एनर्जी प्राइसेस पे आते हुए देखा। तो नया कैटलिस्ट मुझे लगता है 6950 या 89 के ऊपर ही आपको नई तेजी ब्रेंट में या WTI में देखने मिलेगी। तो जब तक 6950 का स्तर नहीं टूट जाता है, मुझे लगता है थोड़ा सा एक दबाव का माहौल या थोड़ा सा एक पॉज का माहौल आपको क्रूड ऑयल प्राइसिंग में देखने मिल सकता है। ओवरऑल 6800 एंड 6950 ये रेंज में अगले 3-4 दिन कारोबार हो, ये पॉसिबल हो सकता है। और स्लाइटली लॉन्गर टर्म अब कच्चे तेल में क्या लगता है नवनीत? क्योंकि जो इस क्वार्टर की रिपोर्ट्स हैं सारी वॉल स्ट्रीट बैंक्स की तरफ से, उनका मानना है कि इस क्वार्टर में बढ़त और देखने को मिल सकती है। अप्रैल में 101 मिलियन बैरल प्रतिदिन की मांग ग्लोबल के लेवल पर देखने को मिली है और ज़्यादातर रिपोर्ट्स अब यहाँ पर डेफिसिट की बात कर रही हैं।
वेल डेफिनेटली प्रोडक्शन कट्स जो मार्केट को कुछ हद तक हावी होते हुए नजर आ रहे थे, वो कट्स मेरे हिसाब से फेड ऑफ नहीं हुए और वो अभी भी थोड़े से स्टेबल है, जिसकी वजह से एक अंडरलाइंग टोन तो बुलिश हो गई है। उसके साथ साथ डिमांड सिनेरियो बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव हुआ है एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो लार्जर ट्रेंड अभी भी बुलिश है। एक टेक्निकल ब्रेकआउट आपको 7100 या 93 हाफ डॉलर के ऊपर देखने मिलेगा, जिसके बाद प्राइस में करीब करीब 5% का इजाफा देखने मिल सकता है। बट जब तक वो नहीं होता है, मुझे लगता है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग बरकरार रह सकती है। बट अंडरलाइन टोन अगर आप पूछे तो बाय ऑन डिप्स की रहनी चाहिए, मे बी 5 से 7% का अपसाइड यहाँ से देखने मिल सकता है। ओके साथ ही गैस प्राइसेस कैसे देखेंगे आप नवनीत, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी लौटते हुए नजर आई है, लेकिन क्या एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है? वेल गैस प्राइसेस फिर से गैस की तरफ फिजल हो गई है एंड मुझे लगता है कि टाइम एंड अगेन जब जब एक्सपायरी के आसपास आता है गैस कहीं ना कहीं एक मोमेंटम लूज कर देता है। ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों एक्सपायरी कोइंसाइड होती है, जिसकी वजह से ये देखने मिल रहा है। मनीषा जी 154 155 का जो लेवल था अभी 2 दिन में 138 के आसपास 138 के आसपास आते हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रेंड है। नीचे में एक्सपायरी के आसपास ये विदाउट रीजन फॉल हो जाता है और अचानक से आपको एक 2-3 दिनों में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलता है, तो मैं यहाँ पे एक बाय का पंट लेना चाहूंगा। करंट कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो जाएगा, बट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 27 से 28 रुपए प्रीमियम पे चल रहा है, तो वहां पर आप 158 159 के आसपास बाइंग रिकमेंडेशन बना सकते हैं। ऊपर में 165 का टारगेट रहेगा, नीचे में 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस मिलेगा। और काफ़ी हद तक नेचुरल गैस के अगर प्राइसेस देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स को बहुत क्लोजली फॉलो भी नहीं ये कर रहा है। काफ़ी हमने डिटरेंट और डाइवर्जेंट व्यूज़ यहाँ पर आते हुए देखे हैं। वेल ये तो बात हुई नॉन एग्रो कमोडिटीज़ की, लेकिन एग्री में हमने कल यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आते हुए देखी थी। अमित, सभी कमोडिटीज़ में उस तरह की फॉलो अप बाइंग आज यहाँ देखने को नहीं मिली है। आपसे पहले मसालों पर ही एक व्यू लेना चाहेंगे। इसमें हल्दी और धनिया दोनों एक बेटर परफॉर्मर्स की तरफ से इस साल के में उभरे हैं। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मांग अच्छी है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर बेहतर होते हुए नजर आए हैं, लेकिन इन प्राइसेस से क्या करने की राय है? जी मनीषा, हल्दी ने इस बार जो है काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया और कल ही इसने लाइफ टाइम हाई बनाया लगभग 20,180 के आसपास का। मुझे लगता है ये मोमेंटम इसका तेजी का जारी रहेगा। अगर लेवल्स के हिसाब से मैं बात करूं तो 18,000 के आसपास इसने आज फिर से जो लो बनाया उसके आसपास ट्रेडर्स को खरीदारी का ही ट्रेड लेके चलना चाहिए। ओवरऑल पोजिशनल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 22,800 के टारगेट हल्दी में देखने को मिलेंगे। 17,000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेडर्स को मेंटेन करना चाहिए। धनिया की अगर मैं बात करूं तो एक रेंज में अभी कारोबार हो रहा है 7-8 दिनों में 7800 से लेके नीचे में 7400 रुपए, तो इसका ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, तो मैं इसमें सेलिंग की रिकमेंडेशन दूंगा। माफ कीजिएगा, 7550 से लेके 7600 की रेंज में कहीं पर भी बिकवाली करें। 7800 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर 7100 के टारगेट धनिया में रखे जा सकते हैं। ओके तो बिकवाली यहाँ पर धनिया में देखने को मिल सकती है, लेकिन हल्दी अभी भी यहाँ पर एक बेहतरीन कमोडिटी है। ऑल टाइम हाईज कल बनते हुए देखे थे, आज मुनाफा वसूली में फिर से खरीदने की राय है। अमित, साथ ही साथ यहाँ पर गुआर में क्या करना चाहेंगे? कल 2 से 3% की तेजी थी, आज के जो मूव्स हैं वहां पर क्या करने की राय? कल काफी अच्छी तेजी ग्वार में देखने को मिली। आज हल्की सी नरमी ऑब्वियसली आती है तेजी के बाद। ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो चुका है। मेरे पास ग्वार के 2 ट्रेड है। एक अगर लेवल ऊपर ब्रेक होता है तो भी ट्रेडर्स को खरीदारी का करना है, और नीचे अगर डिप्स मिलता है तो भी खरीदारी का ही ट्रेड लेके चलना है। 5660 रुपए के ऊपर मई वाला ग्वार में खरीदारी करनी है, 5800 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। यहाँ पे डिप्स मिलता है 5500 के आसपास तो भी ट्रेडर्स को खरीदारी करनी है, टारगेट वही रहेंगे 5800 के आसपास। ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 11,400 के ऊपर प्राइस निकलती है तो 12,200 तक के टारगेट रहेंगे। या फिर डिप्स मिलती है 10,900 के आसपास तो वहां पे भी ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए सेम टारगेट। तो बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर गुआर सीड में भी और गुआर सेक्टर में भी आती हुई। बहुत शुक्रिया अमित साथ जुड़ने के लिए उन सब स्ट्रैटेजीज के साथ। नवनीत, आपसे भी विदा लेने का समय है, एक ब्रेक का टाइम है। जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे खाने के तेलों की, स्पेशली सरसों की, जहाँ पर भाव अब भी MSP के नीचे हैं। सरकार की तरफ से हमने इंटरवेंशन आते हुए देखी है, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है। क्या कुछ यहाँ पर और किया जा सकता है, क्या है स्थिति ऑन ग्राउंड, बताएंगे आपको। फोकस अब यहाँ पर सरसों में डालेंगे, जहाँ पर अब भी भाव MSP से 10 से 12% नीचे बने हुए हैं, और ये दूसरा ऐसा साल है जब सरसों के भाव MSP के नीचे हैं। फसल अच्छी है और सरकार की खरीद के बाद भी, और जो स्पेशल स्कीम सरकार ने डाली है प्राइस सपोर्ट स्कीम, उसके बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क ऑन ग्राउंड यहाँ पर पड़ा हो ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिलता। हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड के MD विजय डाटा और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED डॉक्टर मीवी मेहताब इसके ऊपर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। डाटा जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, सरकार की जो ये लेटेस्ट इंटरवेंशन स्कीम है, कितना असर इसका ऑन ग्राउंड पड़ा है? मनीषा जी, क्रॉप मस्टर्ड की इतनी बड़ी है
कि और गवर्नमेंट की परचेज की स्पीड थोड़ी स्लो है, काफी स्लो है। उसकी वजह से अराइवल जितनी सरसों देश में है उसको बैलेंस नहीं हो पा रही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे फिर वही नजर आता है, इंपोर्ट ड्यूटी पिछले 10-15 साल से अबाउट 30-40% रहती थी, वो एकदम मतलब 5% के करीब है। और उसकी वजह से इंपोर्टेड ऑयल्स के दाम 90 और 92-88 रुपए किलो करीब हो गए हैं। उस हिसाब से एमएसपी का तेल पड़ता है 115-120 रुपए किलो करीब। तो जब तक 25-30% ड्यूटी ना लगे, हालांकि चुनाव को देखते हुए अभी मुझे संभावना नहीं लगती है, और गवर्नमेंट ने वैसे भी कह रखा है कि शायद 31 मार्च 25 तक हम ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे। इसके बावजूद भी जो बेस्ट सॉल्यूशन अभी भी नजर आता है वो यही है कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़े तो किसानों को अच्छा दाम मिले, और अगली साल भी हम जो उम्मीद करते हैं क्रॉप अच्छी होगी उसके बारे में कुछ संभावना बने। लेकिन अभी तो जो गिवन कंडीशंस में पोजीशन यही है कि सरसों 10 से 15% बिलो एमएसपी बिक रही है मंडियों। जी तो विजय जी, इसका निकाल क्या है? जैसे आपने सारी चीज़ें यहाँ पर दिक्कतें बताई ही हैं कि एक बम्पर क्रॉप है, सरकारी खरीद बहुत ही स्लगिश और स्लो रही है, सस्ते इंपोर्ट्स हम भारत में आता हुआ देख रहे हैं। इवन एज सरकार ने इंटरवीन किया है उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सरकार कोई इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी वो भी नहीं लगता है इलेक्शंस तक। तो फिर इंडस्ट्री इस सबसे जूझ कैसे रही है? इंडस्ट्री में मार्जिन नहीं है पिछले 2 साल से, मैं आपको सही बताऊं। जब से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज घटाई है तब से इंडस्ट्री में मार्जिन नहीं है। रॉ मटेरियल कॉस्ट एमएसपी को देखते हुए और वैसे भी मार्केट के हिसाब से किसान रोक ले जाता है, माल बिकता नहीं है। 4-5 रुपए किलो की डिस्पैरिटी है ऑयल मिल्स को, और बहुत बुरी हालत ऑयल मिल्स की है। ऑयल मिल्स लगातार बंद होती जा रही है, बिकने की संभावना हो रही है। डॉक्टर मेहता, आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? क्योंकि जैसे कहा गया 115 एमएसपी के साथ पड़ता है, 90-92 इंपोर्टेड तेलों के हाल हैं, तो ये तो बहुत बड़ा गैप है जो कभी नियर टर्म में यहाँ पर फिनिश होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, इसका सीधा असर ये होगा कि क्रसिंग काफी कम होगा अगले 2-4 महीने, और उसका फायदा ये भी होगा ये साल सीजन लंबी चलेगी। तो नॉर्मली फरवरी से सीजन चालू होती है, मई जून जुलाई तक में 70-60% क्रसिंग हो जाता है। हो सकता है कि ये साल सीजन लंबी चले, अक्टूबर तक नए खरीफ का आएगा तब तक ये सीजन चलेगी। क्योंकि जैसा सोयाबीन भी आज भी है, सोयाबीन खरीफ का क्रसिंग अभी हो रहा है, ऐसे ही मस्टर्ड का भी क्रसिंग लंबा चलेगा। क्योंकि जब डिस्पैरिटी है तो ऑयल मिलर या तो सोलो डाले इतने क्रसिंग नहीं करेगी, मिनिमम ऑपरेशन करेगी ताकि उसका ओवरहेड निकले। जो जहां मुनाफा नहीं है तो क्रसिंग कम होगा, और उसका इंपैक्ट और भी आएगा। लोकल अवेलेबिलिटी कम होगी तो इंपोर्ट बढ़ेगा। और साथ में एक चीज और भी है, गर्मी के सीजन है, इंपोर्ट तेल की खपत थोड़ी कम होगी। और ये साल जो दिखा रहा है कि अप्रैल में जून विल बी द हॉटेस्ट, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन अ कंजम्पशन। कि मस्टर्ड ऑयल, ये तो कोई भी ऑयल है, उसका कंजम्पशन कम होगा कंपेयर टू द नॉर्मल सीजन। हाँ जी। तो फिर अगर हम 10-12% सारी कोशिशों के बावजूद यहाँ पर एमएसपी से फिलहाल नीचे कारोबार कर रहे हैं, तो विजय जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनपुट कॉस्ट क्या है फिर अभी एज ऑफ नाउ, और क्या वो 5650 का जो एमएसपी है उससे काफ़ी नीचे है? क्या इन एनी केस इंडस्ट्री तो यहाँ पर पैसा नहीं बना रही है, क्या किसान कुछ यहाँ पर बना पा रहे हैं? देखिए, किसान की प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान में बहुत स्लो है परचेजेज, और राजस्थान में क्रॉप सबसे बड़ी राजस्थान में ही होती है। करीब 45 लाख टन के करीब 50 लाख टन करीब राजस्थान में अकेले पैदा होती है। किसान ने अच्छे भाव दे रखे हैं, इसलिए किसान ने रुका हुआ भी है माल, लेकिन वो कब तक होल्ड करेगा? नाफेड की स्पीड बहुत स्लो है। नाफेड लगता नहीं है कि जो उन्होंने टारगेट लिया है उसको पूरा कर पाएगी, और इस ऐसी स्थिति में किसान बहुत परेशान है, उसकी सरसों बिकती नहीं है। हमारी इंडस्ट्री की हालत ये है कि हमारे घर में तेल आज 105 रुपए किलो पड़ रहा है और बिकता है 100 रुपए किलो। ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। ऑयल मिल्स की बहुत बुरी हालत है डिस्पैरिटी वाइज। तो क्लियरली मार्जिन यहाँ पर नहीं है, डिस्पैरिटी में काम हो रहा है, और चीपर इंपोर्ट्स ऑफ कोर्स एक बड़ी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। और डॉक्टर मेहता, वो बहुत जल्दी जाएगी भी नहीं। तो क्या कुछ है जो सी एज एन एसोसिएशन फिलहाल अब इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशंस कर रहा है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसके? देखिए मैडम, एक तो इलेक्शन मंथ चल रहा है, मई जून तक कुछ होने वाला नहीं है। रिप्रेजेंट तो करते रहते हैं, पर वी नो इट वेरी वेल कि जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक कोई एक्शन नहीं आएगा। मगर एक चीज मैं आपको जरूर ध्यान में लाओ, लास्ट 15 साल में जो एमएसपी बढ़ाई, कम से कम 200% एमएसपी बढ़ाई। सामने प्रोडक्शन जो बढ़ा है खाली 70% ही बढ़ा, और एरिया
30% ही बढ़ा है और यील्ड भी ज्यादा नहीं हुआ है, 20% का यील्ड का फर्क पड़ा। तो कहने का मतलब है आप एमएसपी 200% बढ़ा दी और अभी जैसे तेल के दाम नेचुरली आपको पैरिटी बैठने वाली नहीं है। साथ में अगर आप यील्ड भी बढ़ती तो फर्क होता था कि आज किसान को सही दाम, अगर पर हेक्टर उनका रिटर्न अच्छा होता था। अभी पर हेक्टर रिटर्न कम है, 1200 किलो की उसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी है, तो काफी कम है। जो आज से 15 साल पहले 1000 किलो थी, 1000 किलो से खाली 1200 किलो पे आप पहुंचे हैं। जो अभी प्रोडक्शन बढ़ा है मेनली एरिया बढ़ने से, कि 70 लाख जो था पहले, आज 100 लाख पे एकरेज बढ़ा है, तो 30 लाख हेक्टेयर वजह उसके वजह से आपको है। और एमएसपी तो आप बढ़ाते रहते हैं, तो कैसे ही बैलेंस करेंगे? गवर्नमेंट हैज टू बैलेंस बिटवीन द एमएसपी। आप एमएसपी बढ़ाते हैं, किसान को खुश करते हैं, मगर किसान खुश हो, हम भी खुश है, पर साथ में डिफेंड नहीं कर पा रहा है, या तो इंपोर्ट ड्यूटी के थ्रू या तो बाइंग। आज जो 28 लाख का बाइंग का ऑर्डर है, उसका हमने 4 या 5 लाख टन ही खरीदा है। क्यों नहीं 10-12 लाख टन अब तक खरीदा नहीं? वो भी जरूरी है। ऑपरेशन पावर एकदम जरूरत से ज्यादा लेना चाहिए तो ही चलेगा। आज से इफ यू रिमेम्बर 12-13 साल पहले एकदम ज्यादा क्रॉप हुआ था, तो गवर्नमेंट 2 साल तक 20-20 लाख टन लिया था माल। अभी क्यों नहीं ले रहे? तो मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर मेहता, क्यों नहीं ले रही है सरकार? वी आर सेलिंग द सेम बोट मैडम। विजय जी से पूछ लेते हैं। विजय जी, क्यों नहीं सरकार प्रोक्योर कर पा रही है? जैसे आपने कहा राजस्थान से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, पंजाब से भी यहाँ पर प्रोक्योरमेंट है, तो क्यों प्रोक्योरमेंट इतनी स्लो है? हम जानते हैं कि सरकार की काफी सारी मशीनरी फिलहाल इलेक्शंस में यहाँ पर लगी होगी, काफी सारी क्रॉप्स में यहाँ पर स्लो प्रोक्योरमेंट होती हुई नजर आई है, लेकिन सरसों को शायद इस वक्त बहुत बड़े पुश की जरूरत है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हरियाणा में जो पोजीशन है, हरियाणा की क्रॉप इंडिया में 4th नंबर पे स्टेट आता है, लेकिन हरियाणा में 3.25 लाख टन का टारगेट रखा था नाफेड ने, वो सारा खरीद लिया है। इसके अलावा 7 लाख टन उनकी स्टेट फेडरेशन और है हाफेड, वो खरीद चुकी है एमएसपी पर। 7 लाख टन उन्होंने उठा लिया, 9-10 लाख टन नाफेड और एनसीसीएफ मिलकर के उठा चुकी है, करीब 15-16 लाख टन खरीद चुके हैं। लेकिन अकेले हरियाणा ने करीब 10 लाख टन खरीद ली है। अब देखिए वहां की क्रॉप करीब 13-14 लाख 15 लाख टन करीब है, उसमें से 10 लाख खरीद चुके हैं ऑलरेडी। अब वहां के ऑयल इंडस्ट्री को अब माल मिलने लगा है कल से। उससे पहले तक तो नाफेड और हाफेड ही सारा माल खरीदे 100% की पोजीशन थी ऐसी। अगर लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने हरियाणा के एपीएमसी मार्केट के व्यापारियों को इन्वॉल्व कर लिया और उन सबको ओपन ऑफर दे दिया कि आप माल खरीदिए हमारे बिहाफ पे। ये काम अगर राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात के भी एपीएमसी के व्यापारियों को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो माल काफी अच्छी स्पीड से खरीदा जा सकता है। ये मेरा कहना है। ओके, सो क्लियरली सरकार को यहाँ पर थोड़ा पुश करना होगा। जो काम उन्होंने यहाँ पर हरियाणा में किया है, बाकी स्टेट्स में अगर करते हैं तो खरीदारी यहाँ पर बेहतर हो पाएगी। ये डॉक्टर मेहता, ये सवाल आपसे है क्योंकि हम आत्मनिर्भरता की बात तो यहाँ पर करते हैं और सरसों की तरफ से हमने वो आता हुआ देखा भी है। काफ़ी हद तक हम यही बात दालों में पीले मटर के लिए करते हैं, जहाँ पर इंडिया की प्रोडक्शन अच्छी खासी है, लेकिन जिस तरह के सस्ते इम्पोर्ट्स हो रहे हैं वहाँ पर भी दिक्कतें हैं उन प्राइसेस को लेकर। तो जिन चीज़ों में हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और हो भी रहे हैं इन सम सेंस, आपको लगता है फिर सरकार को थोड़ी सी हैंड होल्डिंग भी करनी पड़ेगी साथ में, ताकि ग्रोअर्स को, इंडस्ट्री को यहाँ पर उसका फायदा भी मिले, ताकि हम वो चीज साल दर साल इन सेंस ऑफ ग्रोथ आता हुआ देखें? वो बहुत जरूरी है। हैंड होल्डिंग अगर आप आज नहीं करेंगे तो फिर से आपका एरिया भी कम होगा और प्रोडक्शन एरिया जो आज से 5 साल पहले 80 लाख था, आज 120 लाख पे पहुंचे हैं। और हो सकता है अगर पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए तो अगले 5 सालों में 150 लाख तक पहुंचने की पूरी गुंजाइश है। मगर अगर जैसे आज एमएसपी के बिलो नीचे चल रहा है तो डेफिनेटली कि किसान नाराज है और उनके पास अगर ऑल्टरनेट है तो अगले साल वो फिर से मस्टर्ड से गेहूं में चला जाएगा या तो और कोई क्रॉप में चला जाएगा। दूसरा एक चीज जो नहीं हुई है, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इंटरनेशनल मार्केट में रेपसीड मिल के काफी अच्छे दाम मिल रहे थे, तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट में 22 लाख टन का एक्सपोर्ट किया था। पर ये साल परिस्थिति बदल गई है। सोयाबीन की क्रशिंग इतनी जबरदस्त है वर्ल्ड वाइड, दैट इज कॉम्पिटिंग विद दी मस्टर्ड और रेपसीड मिल, तो अपना रेपसीड मिल भी इतना नहीं जा रहा है। नहीं तो रेपसीड मिल भी सपोर्ट करता था क्रशिंग को और उसके वजह से थोड़ी प्राइस ऊपर रहती थी। आज वो भी सिचुएशन है, तो ये साल हो सकता है कि हमारा रेपसीड मिल का भी एक्सपोर्ट कम हो, वो भी पूरी शक्यता है क्योंकि पैरिटी नहीं है। तो जो हैंड होल्डिंग की जो आप बात कर रहे हो वो जरूरी है
52 से स्कीम लाए, एमएसपी में ज्यादा से ज्यादा परचेस करे, सपोर्ट करे और इंपोर्टेड तेल के भाव भी कंट्रोल करे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर 5300 जो आज मार्केट है, मंडी मार्केट, हो सकता है कि 5000 के नीचे चले जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि गवर्नमेंट वो अलाउ करेगी, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, किसान नाराज हो गए तो किसी को पसंद नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर लेगी, ऐसी उम्मीद है। एब्सोल्युटली। और अब एक इंपॉर्टेंट सवाल और विजय जी आपसे है, अब यहाँ से आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जाएंगे? अगर हम प्रोक्योरमेंट भी आता हुआ देखें, सरकार की जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है वो भी प्रॉपरली वर्कआउट करता हुआ देखें, तो अगले 2-3 वीक्स के हिसाब से आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? देखिए, अभी बिल्कुल मार्केट स्लगिश है। मई के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ेगी, तेलों की खपत कम हो जाती है, नॉर्थ इंडिया में आम की भी पैदावार आ जाती है और चीजों पे सॉफ्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं कि बायर्स। आपके फ्राइड फूड की भी डिमांड कम हो जाती है। शादी ब्याह भी मई के महीने में, जून के महीने में बहुत कम है इस साल। तो तेलों की खपत कम रहने वाली है और डिमांड कम रहने वाली है। उसको देखते हुए मार्केट में अभी तेजी की बातें नजर नहीं आती। जी। और गिरावट कितनी एक्सपेक्ट करते हैं फिर आप, कि आपको लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा बॉटम बनता हुआ दिख रहा है अब? हाँ, बिल्कुल बॉटम बन सकता है। 100 रुपए किलो जो सरसों का तेल है, ये 95 बन सकता है, ऐसा मुझे फेयर है। जी। ओके, यानी कि कुछ और दबाव ही यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मई के महीने में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि खाने के तेलों में हम डिमांड या प्राइसेस ऊपर जाता हुआ देखते हैं। ये तो बात सरसों की हुई, लेकिन जाते जाते डॉक्टर मेहता आपसे बाकी खाने के तेलों के बारे में भी जानना चाहेंगे। यहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स हैं। पाम के तेल में हमने 4500 का स्तर देखा, फिर 4000 के नीचे रिंगिट के भी भाव आते हुए देखे, फिर 4000 के ऊपर है। तो ये अच्छी खासी वॉलेटिलिटी पाम में है। सोया और सन में भी हमने देखा है कि निचले स्तरों से यहाँ पर प्राइसेस थोड़े इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर किस तरह की कंडीशन आप अप्रैल के महीने में बनती हुई देखते हैं? नहीं, देखिए, पाम की जो अभी चल रहा है वो करेक्शन लगेगा कि नीचे पाम हैज टू गो डाउन, नहीं तो ज्यादा सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल आएगा। और पाम की जो सिचुएशन बन रही है कि भाई स्टॉक कम है, ये कम है, वो लगता नहीं है इतना। पाम स्टॉक भी कम है तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है। मगर अगर पाम नीचे आना जरूरी है, अगर पाम नीचे नहीं आएगा तो यू कैन एक्सपेक्ट लार्जर क्वांटिटी। नाउ सोयाबीन विल कम टू इंडिया। सनफ्लावर तो आ गया, अभी सोया की भी परिस्थिति है, मगर पाम तो आएगा ही। ऐसा भी नहीं है कि पाम हमको नहीं चाहिए। हो सकता है कि 10-15% कम आए नॉर्मल से पाम। और जहां तक भाव के सवाल है, मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। साइडलाइन भी चलेगा, 5-7% ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप 2 महीने के भी रेट देखें तो थोड़ा ऊपर के तो फिर से नीचे आ रहा है। जी, तो डॉक्टर मेहता पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिस तरह के हमने इंपोर्ट्स आते हुए देखे हैं, किसी किसी महीने में यहाँ पर रिकॉर्ड्स भी बनता हुआ नजर आया। क्या वो स्थिति और वो कंसर्न्स अब आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में शायद ना देखने को मिले? एंड ऑन एन एवरेज किस तरह का इंपोर्ट का आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, क्वार्टर या देखें या फिर मंथ वाइज भी अगर देखें तो? नहीं, अगर आप नवंबर टू मार्च तक का देखें तो 17% इंपोर्ट कम है कंपेयर। और फॉर्चुनेटली वी हैव ए गुड सोयाबीन क्रॉप, मस्टर्ड क्रॉप है, उनके भी इंपैक्ट आएगा। आज नहीं तो कल क्रशिंग तो होने वाला है, मस्टर्ड भी होगा, सोयाबीन भी होगा, तो उसके वजह से थोड़ा इंपोर्ट में प्रेशर बनेगा। मगर जैसे जगह आज दाम है रीजनेबल लेवल पे है, कंज्यूमर इज कंफर्टेबल है, तो डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा। जैसे जुलाई अगस्त आएगी, जैसे फेस्टिवल सीजन आएगी बाद में, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो लास्ट ईयर का जो इंपोर्ट था 16.67 मिलियन टन, हो सकता है उसे 1 मिलियन टन कम हो। कम 16 मिलियन या 15.5 मिलियन तक ही इंपोर्ट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा ऐसी उम्मीद है। हाँ, अगर प्राइस और गिरी इंटरनेशनल मार्केट में तो यहाँ कंजम्पशन थोड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जो लोअर लेवल में कंज्यूमर है वो देखते हैं कि कैसे प्राइस चलती है, खास करके लोअर मिडल एंड द लोएस्ट स्टेटस का जो है उनके लिए तो 0.5 मिलियन का फर्क हो जाता है कंजम्पशन का। अगर प्राइस ऊपर चल जाए तो 0.5 मिलियन कम हो जाता है। और जहां तक इंपोर्ट्स का सवाल है, मेरे ख्याल से जुलाई के बाद में इंपोर्ट बढ़ना चाहिए। इंपोर्ट जुलाई अगस्त के बाद में, नॉट नाउ। अभी जो समर है उसमें कंजम्पशन इतनी डिमांड नहीं है और मस्टर्ड सामने पड़ा है। जी हाँ। अगर थोड़ा भाव ऊपर जाएगा तो मस्टर्ड का क्रशिंग बढ़ जाएगा, तो ज्यादा उम्मीद नहीं करते हम अप्रैल में जून तक। जुलाई के बाद में हो सकता है थोड़ा इंपोर्ट का
इंपोर्ट में करंट आएगा। जी हाँ, और जुलाई के बाद थोड़ी सी गर्मी भी कम हो जाती है और बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो तले भुने खाने वापस आने शुरू हो जाते हैं, तो उसका भी शायद पकौड़े खाने की मजा और आती है। तो उसका सपोर्ट हम यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे। और ऑफ कोर्स नजर रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम की प्रोडक्शन, इन्वेंट्रीज किस तरह की हैं, उसका भी असर होगा। लेकिन नियर टर्म में लगता है कि प्राइसेस इस करंट लेवल पे स्थित रहेंगे। सरसों में ऑफ कोर्स हल्की सी अब कंसर्न्स अभी भी यहाँ पर जारी हैं, तो उसके ऊपर तो नजर रहेगी ही। विजय जी, डॉक्टर मेहता एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीजें बहुत इत्मीनान से समझाने के लिए। एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।